जय हिंद दोस्तों आज हम एक बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम एफ फोर्स है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो इस एफ फोर्स को अप्लाई करने की वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, उसका मोशन है वो किस तरह से होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मोशन के बारे में हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास के, फिर इससे रिलेटेड इसकी कुछ एप्लीकेशन है जिनको हम स्टडी करेंगे जैसे किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास है वो किस तरह से मोशन करता है, ठीक है? इसके अलावा हम देखेंगे कि आईआईटी और नीट से रिलेटेड जो एग्जाम है आपके, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताइए सेंटर ऑफ मास का फ़ॉर्मूला है वो आपने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? हमने वहाँ देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास है, उसकी किसी भी मूल बिंदु से दूरी है वो मान लेते हैं आरसीएम है, ठीक है? तो वो किसके बराबर होती है? तो इसके लिए हमने एक फ़ॉर्मूला ड्राइव किया था, क्या था? आरसीएम वो किसके बराबर होगा? हमारे जो भी ऑब्जेक्ट बना है, वो किससे मिलकर बना है? छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उन सभी पार्टिकल्स की हम पोज़ीशन देखते हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और m1 r1 m2 r2 प्लस m3 r3 इसी प्रकार से डॉट, डॉट, डॉट और ये लास्ट वाला जो अपना जो पार्टिकल है mn rn वेक्टर, ठीक है? और नीचे क्या आ जाता है? नीचे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसका टोटल मास आ जाता है। यही स्टडी किया था आप लोगों ने। अगर दोनों साइड हम t के रिस्पेक्ट के अंदर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? तो हमारा दोनों साइड डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा drcm वेक्टर अपॉन dt। ये किसके बराबर आ जाएगा? देखिए 1/m है, ये तो क्या है बाहर आ जाएगा। फिर क्या आएगा अपना m1 डिफरेंशिएट करने पर आ जाएगा अपना, ठीक है? कहीं भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इसी प्रकार से हम लास्ट तक है अपना nवां पार्टिकल है वहाँ तक देखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? ये अपना drn/dt आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको क्यों शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका जो सेंटर ऑफ मास है, देखिए drcm/dt है, ये क्या शो कर रहा है? ये आपका सेंटर ऑफ मास उसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है। कर रहा है ना? तो ये अपना आप शो कर सकते हो vcm वेक्टर, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/m और ये अपना मिलकर बनकर आ जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वेक्टर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? इसका मैं ज्योमेट्रिकली और आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है? ये काफ़ी सारी छोटी-छोटी पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि ये अपना m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये आपका हो गया m3 हो गया, इसी प्रकार से ये आपका m4 हो गया। इन सभी पार्टिकल की वजह से इनका जो सेंटर ऑफ मास आता है वो कहाँ पर है? ये आपका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास पर हम क्या मानते हैं कि इन सभी पार्टिकल्स का जो मास है वो एक ही पॉइंट के ऊपर होता है, तो मास है उसका m, ठीक है? तो इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि आपका m1 मास है वो किसी वेलोसिटी v1 से जा रहा है, आपका m2 मास है वो v2 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, आपका m3 मास है वो v3 वेलोसिटी के साथ जा रहा है और आपका जो फोर्थ मास है ये आपका जा रहा है v4 वेलोसिटी के साथ। तो आपका सेंटर ऑफ मास है वो किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है? सेंटर ऑफ मास जा रहा है अपना vcm वेक्टर के साथ, ठीक है ना? तो vcm का बाकी सभी ऑब्जेक्ट है उनकी वेलोसिटियों के साथ क्या रिलेशन है? ये अपने पास इस फॉर्मूले से आ गया, ठीक है? अभी इसकी एप्लीकेशन करेंगे ना तो डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अब इसी अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो अपने पास क्या आ जाएगा? अपने पास एक बार और t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। अपने पास में आ जाएगा d/dt और VCM की लिखिएगा यहाँ पे, ओके? तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/m और यहाँ आ जाएगा m1 फिर dv1 वेक्टर बाय dt प्लस m2 dv2 वेक्टर बाय dt प्लस डॉट 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 प्लस mn यहाँ अपना क्या आ जाएगा dvn वेक्टर बाय dt। डाउट हो तो पूछेगा यहाँ पे, नहीं है ना? तो अब ज़रा मुझे ये बताइए क्या आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना इसको ऐसा कुछ ACM वेक्टर ये किसके बराबर आ जाएगा 1/m ये बराबर आ जाएगा m1 A1 वेक्टर प्लस m2 A2 वेक्टर प्लस डॉट 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 ये क्या आ जाएगा mn an वेक्टर। यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सीलरेशन है हमारे सभी जो पार्टिकल्स हैं उनके एक्सीलरेशन के बराबर हो जाएगा। क्या आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो? थोड़ा सा ऐसा लिखने पर हो सकता है आपको थोड़ा और सही से समझ में आए। ये किसके बराबर आ जाएगा m1 A1 वेक्टर प्लस m2 A2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn an वेक्टर, ठीक है ना? इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि हमारा कोई भी एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, ओके? ये वाला पार्टिकल जा रहा है अपना किस पार्टिकल का मास मान लेते हैं m1 है और इसका एक्सीलरेशन है a1 वेक्टर, ठीक है? और एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है? ये है m2 और एक्सीलरेशन किससे जा रहा है? वो a2 एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है ना?
अब इन दोनों मास m1 और m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ये है उसका सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास है तो इनका m1 और m2 की वजह से कोई ना कोई इसका मास होगा। सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, वो उनकी पोजीशन के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। क्या रहता है अपना, इसकी पोजीशन है अपना r1 वेक्टर, ठीक है, इसकी पोजीशन है अपना r2 वेक्टर, ठीक है। तो अपना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, मान लेते हैं ये rcm वेक्टर है, ठीक है। तो अपना आरसीएम वेक्टर है वो किसके बराबर है, अपना m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन इन दोनों का जो टोटल मास है यानी कि m1 प्लस m2। तो ये अपना सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या, वो लोकेशन अपने पास में आ गई, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास पे मास टोटल कितना होगा, वो m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास का अगर हमारे दोनों पार्टिकल m1 और m2 a1 और a2 एसिलेशन से जा रहा है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास किस एसिलेशन से जाएगा, मान लेते हैं वो अपना ए एसिलेशन से जा रहा है। तो उस ए एसिलेशन की वैल्यू क्या होगी, उस ए एसिलेशन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइएगा मुझे। अच्छा दोस्तों, क्या मुझे बताइए कि इस टर्म को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ पर अपना एम ए सी एम है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, जो m1 a1 है क्या उसको आप f1 वेक्टर से शो कर सकते हो, जो आपका m2 a2 वेक्टर है इसको आप f2 से शो कर सकते हो। इसी प्रकार से जो आपका nवा पार्टिकल है उसको आप fn से शो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर f1 f2 fn ये सारे क्या है, जो हमारे पार्टिकल्स पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम समझ लेते हैं इसे कि आपका जो मास m1 है उस पर एक फोर्स लग रहा है कितना, f1 वेक्टर लग रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो मास m2 है उस पर एक फोर्स लग रहा है, f2 फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये अपना दो ऑब्जेक्ट का सिस्टम है, इसलिए हम दो पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसा आप लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है तो इसका एक्सीलरेशन वो किसके बराबर होगा, हमारे सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा है कितना, f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर बाई m के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैपिटल M यहाँ ये किसके बराबर है, ये अपना कैपिटल M है बराबर m1 प्लस m2 के बराबर है, ठीक है। तो क्या आप ऐसा कुछ लिख सकते हो कि F1 और F2 कितना है, हमारे जो ये दोनों पार्टिकल का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो आप इसको ऐसा कुछ लिख सकते हो, F नेट वेक्टर बाई M, ऐसा लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जरा मुझे ये बताइए कि हमारा जो फोर्स है, अगर सिस्टम पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है एफ नेट है वो अगर जीरो हो, उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, यहाँ पर एफ नेट वो जीरो लग रहा है यानी कि जो मास m1 है और जो मास m2 है उन पर किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, जीरो होगा, होगा ना जीरो, बिल्कुल होगा। अब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है वो जीरो है, उसका मतलब क्या है, आप कहोगे कि उसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, वो टाइम के रिस्पेक्ट के अंदर क्या है, चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट होगी ना, तभी तो जीरो होगा। देखिए किसी भी कांस्टेंट संख्या का हम डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो वो जीरो आता है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि देखिए अपना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो किसके बराबर है, ये बराबर है अपना m1v1 प्लस m2v2 प्लस दो दो जितने पार्टिकल उन सबके लिए अपन कैपिटल M को इधर हम लेके जाएंगे तो आप क्या कहोगे कि अपना m vcm वेक्टर ये किसके बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर होगा ना। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट है। तो आप क्या कहोगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका mvcm यानी कि उसका मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर लगने वाला जो टोटल फोर्स है एफ नेट है वो अगर जीरो है तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पी है वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, याद रहेगा ना। इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड को भी अगर राइट साइड में आपका क्या रहा है, यहाँ m1v1 प्लस m2v2, तो यहाँ भी आप क्या देखोगे p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर, ये भी सारा कांस्टेंट ही होगा। इसमें एक केस और देखते हैं। अभी अपनों ने वेलोसिटी के लिए भी एक रिलेशन देखा था ऊपर, वेलोसिटी के लिए अपने क्या रिलेशन था कि अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर आएगा, वो अपना है अपना m1v1 वेक्टर प्लस m2v2 वेक्टर, ठीक है, एम एन वी एन वेक्टर अपॉन किसके बराबर है, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 इसके आएगा, तो मैं टोटल कैपिटल M मास लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर क्या होता है यहाँ पर कि हमारे सिस्टम है उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है या जो नेट फोर्स जो अपने लगा रहे हैं वो जीरो के बराबर है, ठीक है। इसके अलावा अगर नेट फोर्स अगर जीरो लग रहा है तो आप क्या कहोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, वो भी जीरो के बराबर होगा। इसमें भी अगर क्या होता कि इसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो भी जीरो होती।
अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी वो किसके बराबर होता है, dr/cm/dt के बराबर होता है। ठीक है, तो आपकी ये वाली जो टर्म है ये 0 के बराबर आएगी। ये अपने किसी भी संख्या का अगर डिफरेंशिएट करने पर 0 आ रहा है तो मतलब वो एक कांस्टेंट संख्या है। तो आप क्या कहोगे, अपना RCM वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना? तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं होता है अगर उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो 0 दे रखी है आपको। तो यहाँ से अपने पास 2 रिजल्ट आए, इन दोनों रिजल्ट को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लग रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंटम है वो नियत रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यानी कि हमारा निकाय है उसका संवेग है वो संरक्षित रहेगा। ठीक है? इसी प्रकार से अगर क्या होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फ़ोर्स है या नेट फ़ोर्स है वो 0 लग रहा है, ठीक है? उस कंडीशन के अंदर अगर हमारा एक्सेलरेशन है वो तो 0 हो ही जाएगा, परंतु साथ में अगर हमें क्या देख रखा है कि हमारा ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर ऑफ मास है, उसका अगर वेलोसिटी है वो भी 0 है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि उसकी जो पोज़ीशन है सेंटर ऑफ मास की वो कांस्टेंट रहती है। सेंटर ऑफ मास की पोज़ीशन कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि हमारा जो निकाय है, निकाय का जो द्रव्यमान है यानी कि सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा कंज़र्व रहेगा, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ में आए, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास में एक बम है, यानी कि बॉम्ब है, ठीक है? स्टार्टिंग में बताइए इस बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास कहीं न कहीं बॉम्ब के अंदर कहीं मौजूद होगा, ठीक है? ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास है इसका। अब क्या होगा, बम को जैसे ही ये विस्फोट होगा, विस्फोट होने के बाद में क्या होगा कि इसके कुछ पार्टिकल्स हैं वो तो इधर जाएँगे, ठीक है? कुछ पार्टिकल्स है उछलकर इधर जाएँगे, कुछ पार्टिकल्स है वो इधर जाएँगे और कुछ पार्टिकल्स है वो इधर जाएँगे, ठीक है? इन पार्टिकल्स का क्या है, मास m1 है, इस पार्टिकल का मास m2 है और इस पार्टिकल का मास m3 और इसका m4 है, ठीक है? ये m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 ये किसके बराबर होगा? ये इस बॉम्ब के टोटल मास के बराबर होगा। टोटल मास कितना है? m के बराबर है। तो ये किसके बराबर होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब ज़रा मुझे ये बताइए इस बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए, क्या हमारे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स लग रहा है? तो यहाँ पर सिस्टम पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फ़ोर्स है वो नहीं लग रहा। तो यानी कि हमारे जो सिस्टम है, यानी कि जो बॉम्ब है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इस सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो आप क्या कहोगे? 0 है। क्या इस पर के सेंटर यहाँ हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी कहीं किसी भी तरह की कोई वेलोसिटी है? नहीं है, क्योंकि स्थिर ही तो रखा है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। यानी कि सेंटर ऑफ मास है उसकी जो पोज़ीशन है, यानी कि जो आरसीएम है वो क्या रहेगी? नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो स्टार्टिंग में विस्फोट होने से पहले जहाँ सेंटर ऑफ मास था, ठीक है? उसी पोज़ीशन पर आफ्टर कोलिजन रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो यानी कि आप क्या कहोगे कि हमारा अगर आरसीएम है, वो अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? अपना जो m1 R1 वेक्टर प्लस m2 R2 वेक्टर प्लस अपना m3 R3 वेक्टर प्लस अपना m4 R4 वेक्टर बाई m जो अपना बम का टोटल मास है ये भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आप क्या कहोगे, जैसे अपना m1 मास है इसकी क्या दूरी है, अपना सेंटर ऑफ मास है ये वाली है, इसको मैं R1 से दिखा देता हूँ। ये वाली जो दूरी है इसको मैं R2 से दिखा देता हूँ। ये वाली जो दूरी है ये अपना R4 है और ये वाली जो दूरी है अपना R3 वेक्टर है। ठीक है? तो यहाँ पर एक रिलेशन आ जाता है कि जब तक किसी भी अपना ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, हमारा सेंटर ऑफ मास उसका मोशन नहीं हो रहा, तो सेंटर ऑफ मास कभी भी अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें हमारे पास में एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। किसी समय t इक्वल्स टू 0 पर जब हमने दोनों मास को आपस में कंप्रेस करके एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक में हमने इसको लगा रखा है। तो उस कंडीशन में हमारा ये सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास कहीं न कहीं दोनों मास के मध्य कहीं न कहीं उपस्थित होगा। ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में उपस्थित होगा। अब क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम को हम फ्री छोड़ते हैं। छोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारे दोनों मास है वो एक-दूसरे से दूर जाएँगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स लगेगा। हमने कंप्रेस कर रखा है इसको और जैसे फ्री करेंगे ये एक-दूसरे से दूर की तरफ जाएँगे। और दूर की तरफ जाएँगे, तो उस कंडीशन में बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास अब कहाँ जाएगा? पहले वाली जगह जाएगा या किसी नई जगह पर चला जाएगा? तो देखिए मुझे ज़रा बताओ कि यहाँ पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? हमारा जो स्प्रिंग मास सिस्टम है उसका इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ लग नहीं रहा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उस कंडीशन में क्या सेंटर ऑफ मास है उसका किसी तरह का एक्सेलरेशन है? नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो अपना क्या है? 0 है।
क्या मुझे बताइए, जब हमने उस सिस्टम को जब यहाँ कंप्रेस कर रखा था, उस समय क्या सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी थी? तो आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी तो है नहीं, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है। तो आप क्या कहोगे, सेंटर ऑफ मास की जब वेलोसिटी भी 0 है, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, या फिर अपना जो द्रव्यमान केंद्र है वो संरक्षित रहेगा। यानी कि बिफोर जब हमने उसको छोड़ा नहीं है, कंप्रेस करके रखा है, वही सेंटर ऑफ मास रहेगा कहाँ? जब हमने उसको फ्री छोड़ दिया है, तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन है वो चेंज नहीं करेगा। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर अगर हमारी मास m और m है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है दोनों मास के बिल्कुल मध्य में होगा। यानी कि ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी? इक्वल होगी। अगर टोटल दूरी l है, तो ये सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर उपस्थित होगा? ये l/2 दूरी पर उपस्थित होगा। अब जब इसको छोड़ देंगे तो अगर ये टोटल दूरी है वो x दूरी है, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास दोनों मास से अभी भी इक्वल दूरी पर ही उपस्थित होगा। इक्वल दूरी पर क्यों उपस्थित होगा? ये दूरियां मास की इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी पोजीशन वो चेंज ना करे, ठीक है ना? अगर क्या होता कि ये दोनों मास है वो इक्वल ना हो, यानी कि एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो स्टार्टिंग में जब हमने छोड़ा नहीं है, तो क्या सेंटर मास दोनों के मध्य में होता? नहीं होता। वो हो सकता है कि मास अगर m1 है वो ज़्यादा होता m2 से, तो सेंटर मास है वो थोड़ा m1 के नज़दीक होता। अगर क्या होता कि हमारा जो m1 है वो कम होता m2 से, तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं ना कहीं जो मास m2 है उसके नज़दीक होता। ठीक है, तो जब हम इनको फ्री फॉल के लिए छोड़ देते, तो अगर मास m1 है वो ज़्यादा होता m2 से, तो अभी भी हमारा जो मास m1 है वो ज़्यादा दूरी करता है या कम दूरी तय करता? इसको भी थोड़ी देर में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो जाएगी। अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि अगर हमारे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और स्टार्टिंग के अंदर हमारा सिस्टम है उसका अगर अपना किसी तरह की वेलोसिटी नहीं है सेंटर ऑफ मास की, तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको। ये अपने पास में दो दोस्त है जो कि रस्सी एक दूसरे की तरफ खींचने वाला, रस्सी को खींचने वाला खेल है वो खेल रहे हैं। ठीक है, मास एक का है m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है वो m2 है। तो सेंटर ऑफ मास का होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं उन दोनों मास के मध्य में मौजूद होगा, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अब क्या है कि हो सकता है m2 है उसमें ज़्यादा ताकत हो m1 की तुलना में, m2 में ज़्यादा ताकत होगी तो m2 क्या है कि इस m1 को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, अपनी ओर खींच लेता है तो m2 आगे की ओर कितना जाएगा? M2 आगे की ओर कितना जाएगा, ये हम प्रॉब्लम किस तरह से सोल्व करेंगे? तो जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सिस्टम पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि रस्सी को खींच रहे हैं दोनों प्लेयर आपस में, तो वो क्या है कि दोनों प्लेयरों का इंटरनल फोर्स ही तो है। जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग ही नहीं रहा है, तो आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ 0 है। जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप क्या कहोगे? हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन वो 0 है। ठीक है, अब जब प्लेयर है वो एक दूसरे पर रस्सी खींचने वाला खेल नहीं खेल रहे थे, सिर्फ उन्होंने रस्सी पकड़ के रख रखी थी, क्या उस समय किसी भी तरह का हमारा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी? नहीं थी। तो यानी कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होती है, तो उस कंडीशन में हमने क्या सीखा है? हमने देखा है कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो कंजर्व रहेगी। यानी कि रस्सी खींचने से पहले जहाँ सेंटर ऑफ मास था, रस्सी खींचने वाला जब खेल शुरू कर देते हैं, तब भी सेंटर ऑफ मास हमारा उसी पोजीशन पे ही रहेगा। ठीक है? तो क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर m1 है वो x दूरी है वो विस्थापित होता है, तो m2 है वो कितनी दूरी विस्थापित होगा और कौन-सी दिशा में विस्थापित होगा? अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ अपने ये समझिए कि अगर फोर्स नहीं लग रहा है, सेंटर ऑफ मास की कोई भी तरह की वेलोसिटी नहीं है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो संरक्षित रहेगा। जहाँ पहले सेंटर ऑफ मास था, वहीं बाद में सेंटर ऑफ मास रहेगा। दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनको हम सोल्व कर लेते हैं, ताकि हमारे जो डाउट्स है वो और अच्छे से क्लियर हो पाए। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? उसके तीनों कॉर्नर के ऊपर हमने मास रखे हैं। तो समबाहु त्रिभुज है तो यानी कि हमें त्रिभुज की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है। ओके? इसमें हमें कहा गया है कि अगर ये हमारा निकाय है वो किसी अंतरिक्ष में रखा है, स्पेस में रखा है, और अगर इस निकाय को अगर हम फ्री करें, तो तीनों द्रव्यमान एक दूसरे से किस बिंदु पर मिलेंगे? वो बिंदु है, उसकी लोकेशन हमें बतानी है। ठीक है, तो किस तरह से बताओगे? सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ सिस्टम पर किस तरह का फोर्स लग रहा है? तो हम जानते हैं कि यहाँ सिर्फ द्रव्यमान रखा है और इसको अंतरिक्ष में रखा है, यानी किसी और तरह का फोर्स तो यहाँ लग नहीं रहा। यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? एक द्रव्यमान के कारण किसी दूसरे द्रव्यमान पे जो बल लगता है वही लग रहा है, यानी कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो भी किसी एक द्रव्यमान के कारण दूसरे द्रव्यमान पर। ठीक है, यानी कि तीनों द्रव्यमान है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तीनों द्रव्यमान एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट कर कर किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यहाँ पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस निकाय का जो सेंटर ऑफ मास होगा, तो उस सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा? वो भी 0 होगा। ठीक है ना? जब स्टार्टिंग के अंदर t इक्वल्स टू 0 पर जब हमारे तीनों मास है वो अपने ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे थे, क्या उस समय हमारे सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी थी? आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास की किसी भी तरह की कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो स्टार्टिंग के अंदर जब हमारे मास है
वो यहाँ कॉर्नर पर रखे हैं, ठीक है? और जब हमारे तीनों मास है वो जाकर मिल जाते हैं किसी पॉइंट पर, उन दोनों कंडीशन के अंदर हमारे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो चेंज होगी क्या? वो पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है ना? ये चीज़ याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो द्रव्यमान है, द्रव्य सेंटर ऑफ मास है वो संरक्षित रहता है, ठीक है? अब ज़रा मुझे बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इसको सोल्व करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले मुझे बताइए तीनों मास के कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या मान लेते हैं? एक्सिस मान लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो जरा बताइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? तो मास m है, इसके कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0 हो गया। इस मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस मास का कोऑर्डिनेट होगा L0 एंड इस मास का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी? ये वाली जो लेंथ है ये बराबर आ जाएगी आपका L/2 के, और ये वाली जो हाइट है वो किसके बराबर होगी? यानी y की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है अपने पास में, एक ट्रायंगल बन रहा है ना? ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास L है, ठीक है? ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास L/2 है। तो जरा बताइए ये वाली लेंथ है वो किसके बराबर होगी? तो पाइथागोरस से आप बता सकते हो ये वाली लेंथ अगर y है वो किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी अंडर रूट्स ऑफ L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, इसी के बराबर होगी। तो जरा इसको और सोल्व करते हैं, तो L स्क्वायर कॉमन आकर अंडर रूट के बाहर आएगा तो आप क्या कहोगे? ये आ गया बाहर, ये आ जाएगा 4 - 1 = 3 √3/2 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना? तो y की वैल्यू भी आ गई अपने पास में। तो जरा 2m मास जहाँ रखा है उसके कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? तो कोऑर्डिनेट अपने पास आएगा, एक तो L/2 आएगा और एक अपने पास में आ जाएगा L√3/2। अब जरा सेंटर ऑफ मास क्या है इसका वो बताइए अपने को। सेंटर ऑफ मास अपना आ जाएगा, तो देखिए ये पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं और फिर इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x cm है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये अपना क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस अपना m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो तीनों मास को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा अपने पास? 4m आ जाएगा, ठीक है? m1 m2 m3 की वैल्यू भी जरा पुट कीजिए। m1 कितना है? ये वाला मास मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं m1, ये अपना m2 और ये अपना m3। m1 की वैल्यू कितनी है? m है। m2 की वैल्यू कितनी है? वो भी m है। और m3 की वैल्यू कितनी है? ये अपने पास दे रखी है 2m है, कोई दिक्कत नहीं। x1 क्या है? तो x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? ये 0 है तो इसको 0 रखेंगे। x2 क्या है? x2 की वैल्यू आपको दे रखी है l, तो यहाँ पर l रखिएगा। ये आ गया आपका 0 और ये आ गया l। x3 की वैल्यू कितनी है? x3 की वैल्यू अपनी है L/2, तो इसको L/2 रखिएगा। अब देखिए क्या यहाँ पर आता है वो देखिए, यहाँ पर देखिए m को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म है ये तो 0 हो ही गई, इसको हटा देते हैं। अब अपना ml है और यहाँ पर m है वो कॉमन आकर आप काट सकते हो, तो एक तो m ये है कॉमन आकर हम काट देते हैं। तो अपने पास ओवरऑल क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा L, ये देखिए 2 भी कट रहा है ना, तो L और यहाँ से प्लस L/4 करोगे तो क्या आ जाएगा? 12/4 यानी कि L/2। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास का आ रहा है वो तो L/2 है। y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, वो क्या रहेगा? तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या रहेगा अपना m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 यानी कि 4m। अब इनकी वैल्यू जरा पुट कीजिएगा, तो m1 है, m2 है और m3 है, वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास ये आ गया। y1 y2 की वैल्यू पुट कीजिएगा, तो y1 और y2 इन दोनों के लिए तो रहेगा अपना 0 0, और y3 है, y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू अभी तो अपनों ने निकाली, कितनी है जरा बताइए? L√3/2 L√3/2। ओके, तो देखिए ये वाली कोई दोनों टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, तो इनको तो हटा ही देते अपने, ये वाली टर्म्स है जिनको हटा दिया अपनों ने क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। अब कॉमन आके जो करता है उसको काटिए, यहाँ से m से m कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ठीक है? अपने पास बचेगा क्या? L√3/4। ओके, कोई डाउट इसमें? यहाँ पर अपने पास में सेंटर ऑफ मास है इस सारे सिस्टम का, कहाँ आ गया? यानी कि तीनों मास है वो जाकर कहाँ मिलेंगे? तीनों मास अपना m m और ये 2m है, ये जाकर कहाँ मिलेंगे? इस कोऑर्डिनेट में मिलेंगे, और उसके कोऑर्डिनेट कितना है? L/2 और साथ में कितना है? √3 L/4 है क्या? हाँ, √L3/4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी एक कॉर्नर दे दिया जाएगा, जैसे ये ए दे दिया कि ए से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? उसको भी निकाल सकते हो, ए से इसकी दूरी है वो कैसे निकालोगे? बड़ा ही आसान है। देखिए ये वाली दूरी है, ये कितनी है? ये वाली दूरी अपने पास में है L/2। अब ये वाली दूरी है वो कितनी है? ये है अपने पास √3 L/4, ठीक है? तो ये वाली दूरी है, पाइथागोरस से निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी? ये दूरी मान लेते हैं r ही मान लो, RCM इसलिए r मान लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगी? √L²/4 प्लस ये अपने पास इसका स्क्वायर कीजिएगा जगह 3L²/16 हो जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हमेशा याद रखना है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के रिगार्डिंग। अभी थोड़ी देर पहले हम रस्सी से खींचने वाला एग्जाम्पल है देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हमारे पास में थे दो मास m1 और m2, ठीक है, जो कि रस्सी से एक दूसरे को खींच रहे हैं। और उस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर M2 है, M2 ज़्यादा पावर वाला बंदा है, वो क्या करता है कि रस्सी को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, उस वजह से क्या है कि M1 है, वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से x दूरी है, वो खिसक जाता है। तो हमें बताना है कि हमारा जो M2 है, वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है, ठीक है? और वो कौन-सी डायरेक्शन में लेता है, दोनों ही चीज़ें हमें बतानी है। तो वहाँ हम देख रहे थे कि यहाँ पर सिस्टम में किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स है वो लग नहीं रहा। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका इस रिलेशन है वो जी रहेगा 0, ठीक है? हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी अगर वेलोसिटी भी 0 रहती है तो हमारा सेंटर ऑफ मास की जो पोज़ीशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? यानी कि हमारा सेंटर ऑफ मास है उसकी पोज़ीशन अब कंज़र्व रहेगी, ठीक है? तो किस तरह से इसको कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले हम प्रारंभिक स्थिति के लिए हम देखते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ था। तो प्रारंभिक स्थिति के लिए हमारा सेंटर ऑफ मास क्या था? तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ये अपना मूल बिंदु है, ठीक है? ये मूल बिंदु है तो मैं इसमें कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ कि एक तरफ अपना x कोऑर्डिनेट है और एक तरफ है y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी है ये मान लेता हूँ मैं x1, ठीक है? और ये वाली जो दूरी है ये मैं मान लेता हूँ x2, यानी स्टार्टिंग में हमारे दोनों मास m1 और m2 है, सेंटर ऑफ मास से x1 और x2 दूरी पर मौजूद है, ठीक है? तो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ मौजूद है? देखिए अपना m1 x1 है, तो देखिए नेगेटिव साइड के अंदर इसलिए मैं माइनस चिन्ह लगा के लिखता हूँ, माइनस ऑफ अपना m1 x1, ओके, प्लस अपना m2 x2 अपॉन नीचे क्या आएगा, दोनों का मास m1 प्लस m2। बात करते हैं सेकंड स्थिति के लिए, जब हमारा मास m1 है वो आगे की तरफ किसी a दूरी तक खिसक जाता है, उस कंडीशन के अंदर हमारा सेंटर ऑफ मास है वो कितना चेंज होगा। तो देखिए यहाँ से अपनी स्टार्टिंग पोजीशन थी, वहाँ पर अपनी जो मास m1 है उसकी पोजीशन कितनी थी, x1 थी। अब कितनी रह जाएगी, अब ये वाली जो दूरी रह जाएगी ये रह जाएगी अपना x1 माइनस a रह जाएगी, क्योंकि कितना a खिसक रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें m2 के लिए, तो m2 स्टार्टिंग में किस पोजीशन पे था, m2 था अपना x2 दूरी पर, ठीक है। अब अगर b दूरी ये आगे की तरफ खिसक जाता है, तो यहाँ पर ये वाली जो दूरी यानी कि मास m2 की अब नई पोजीशन कहाँ आ जाएगी, x2 माइनस b, ठीक है ना। तो अब अपना सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये अपना सेंटर ऑफ मास अभी भी मूल बिंदु पर रहेगा ना, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी मूल बिंदु पर ही रखना है अपने को, और जरा इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा माइनस ऑफ m1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x1 माइनस a, ठीक है। फिर साथ में रखेंगे m2 की वैल्यू प्लस m2, और साथ में आ जाएगा x2 माइनस b अपॉन m1 प्लस m2, ऊपर भी प्लस m2 नहीं लगाया, लगा देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 दोनों बराबर रखेंगे, बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो पहले पोजीशन थी वही बाद में रहेगी, तो ये वाली जो टर्म है अपनी ये बराबर आएगी, तो इसको बराबर रख देना इसके, ये इसको उठा के इसके बराबर रखा, ये रख दिया भाई बराबर। अब मुझे ये बताइए कि दोनों साइड से जो कटता है, कटने के बाद अगर इसको सोल्व करते तो क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले तो m1 प्लस m2 है, इसको हटाते हैं, ये वाला साइन हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। अब जरा इसको सोल्व करके देखते हैं क्या आता है अपने पास में। तो यहाँ अपने पास में आ गया माइनस m1 x1 प्लस m1 a प्लस m2 x2 माइनस m2 b, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ m1 x1 प्लस अपना आ जाएगा m2 x2, ठीक है ना। तो जो दोनों साइड कटता है उसको सबसे पहले काटिए, तो यहाँ पर m1 x1 है ये कट रहा है क्या, जरा देखिए, कट रहा है। इसके बाद m2 x2 है ये भी कट रहा है, ओके। तो अब जरा बताइए कि b की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है अपने को, तो क्या आ जाएगा m1a इक्वल टू क्या आ जाएगा m2b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी अपना m1a बाई m2, ठीक है। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास है कैपिटल M है, और उस पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एक घर्षण रहित सरफेस पे रखा है, ठीक है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। उस कंडीशन के अंदर जब हमारा व्यक्ति है इस प्लेटफॉर्म के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ चलना शुरू करता है, तो जब व्यक्ति एक किनारे से दूसरे किनारे पर चलकर पहुंचता है तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो कितना विस्थापित हो जाता है अपनी प्रारंभिक जो स्थिति से, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि देखिए सतह भी हमारी घर्षण रहित है, सतह भी घर्षण रहित है, तो फिर यहाँ पर फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो अपना जो व्यक्ति है, ये अपना व्यक्ति है वो अपने पैर से एक बल लगा रहा है किस पर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और ये खुद जा रहा है आगे की तरफ और प्लेटफॉर्म चल रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। तो जरा मुझे ये बताइए कि अगर सीधा प्लेटफॉर्म होता या मान लेते हैं कोई भी डंडा है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, अगर उसकी लेंथ है वो L है तो आप कहते हैं उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहीं L/2 दूरी पर होता, ये हमें पता है।
ठीक है? और व्यक्ति है, व्यक्ति का मास जहाँ है उसका सेंटर ऑफ मास अब वहीं होना है, ठीक है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो वहीं रहेगा और इसका जो अपना प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा? बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म के बीच में होगा, होगा ना? तो अगर अपना टोटल जो लेंथ है प्लेटफ़ॉर्म की वो अगर एल लेंथ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहीं न कहीं L/2 दूरी पर होगा, होगा ना? L/2 दूरी पर। कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ बताइएगा। यहाँ तक नहीं डाउट होना चाहिए। अब जरा बताइए कि अपना जो व्यक्ति है और जो प्लेटफ़ॉर्म है, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? निश्चित तौर पर इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के मध्य कहीं न कहीं होगा। मध्य कहीं न कहीं यानी कि यहाँ पर कहीं न कहीं होगा, बीच में, ठीक है? अब हमारे सिस्टम पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फ़ोर्स लग नहीं रहा है, नहीं लग रहा ना? एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसका इस रिलेशन है, वो 0 रहेगा, ठीक है? जब हमारा व्यक्ति है उसने चलना शुरू नहीं किया है, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है क्या इसकी कोई वेलोसिटी थी? आप कहोगे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है? तो यानी कि इस पूरे मोशन के दौरान हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी जो पोज़ीशन है वो क्या रहेगी? नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी स्टार्टिंग में जहाँ थी, वहीं इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ठीक है? तो जब हमारा t इक्वल्स टू 0 पर हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पर मौजूद है। तो किसी समय t के ऊपर जब व्यक्ति है वो चलकर दूसरे किनारे पर पहुँच जाता है, उस समय सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास एग्ज़ैक्ट वहीं होगा जहाँ पहले था। ठीक है? यानी सेंटर ऑफ मास वो कहीं इसी लाइन के ऊपर मौजूद होना चाहिए। ठीक है? अब जरा मुझे ये बताइए, इस प्लेटफ़ॉर्म का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वहीं L/2 दूरी पर। अगर प्लेटफ़ॉर्म की लेंथ L है तो L/2 दूरी पर होगा। हमारा जो मास M है उसका सेंटर ऑफ मास क्या है? ये रहा। ठीक है? तो हमारे जो प्लेटफ़ॉर्म है उसने अपनी स्टार्टिंग पोज़ीशन से कितना विस्थापन लिया है, वो विस्थापन किसके बराबर होगा? तो आप विस्थापन बड़े ही आराम से बता सकते हो कि भई इसकी स्टार्टिंग पोज़ीशन है वो ये रही। ठीक है? और जो एंड पोज़ीशन है वो अपनी यहाँ है, ठीक है? तो ये वाला जो विस्थापन है ये हमारे प्लेटफ़ॉर्म ने लिया, इसको मैं डी से डिनोट कर देता हूँ। इस डी की वैल्यू क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट तो आपसे ये पूछा जा सकता है। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो व्यक्ति है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया? उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है वो भी पूछा जा सकता है ना? तो देखिए हमारा जो व्यक्ति है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो मास m का विस्थापन कितना है वो भी बताइए। तो दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। दोस्तों इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको सोल्व करने का एक प्यारा सा मेथड मैं बताता हूँ, उसको याद रखिएगा। आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है? और स्टार्टिंग में हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म और व्यक्ति कहाँ मौजूद थे, उनकी लोकेशन हमें देखनी है। मान लेते हैं हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म की स्टार्टिंग में क्या दूरी थी, ये दूरी मैं मान लेता हूँ x है, याद रहेगा। अब जब स्टार्टिंग से जब किसी समय t के ऊपर हमारा प्लेटफ़ॉर्म पर व्यक्ति है चलकर आगे चला जाता है, उस कंडीशन में इस रेखा से इसकी दूरी है वो कितनी है? ये मान लेते हैं y दूरी है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन के अंदर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन क्या है वो हम निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम t इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन क्या है वो निकालेंगे। फिर किसी समय t के ऊपर हमारा सेंटर ऑफ मास क्या है उसकी लोकेशन निकालेंगे और फिर दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक्सियम। ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है अपना m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है? अब इनकी वैल्यू ज़रा रखिए। सबसे पहले मुझे बताइए m1 और m2 की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे m1 है वो तो स्मॉल m के बराबर है और m2 है वो कैपिटल M के बराबर है क्योंकि अपना व्यक्ति है उसका मास m है और प्लेटफ़ॉर्म का मास कैपिटल M है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया ये तो सोल्व। ठीक है? x1 और x2 की वैल्यू क्या है? वो भी बता दो मुझे। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है? ये व्यक्ति की दूरी कितनी है? आप कहोगे x है। y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एक बार हमें लेना भी नहीं है, सिर्फ़ अपने को इसी से मतलब है। क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म कितना आगे की तरफ विस्थापित हो रहा है हम उसे उसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दूरी आ गई x। अब ज़रा मुझे बताइए प्लेटफ़ॉर्म का जो सेंटर ऑफ मास है, ये प्लेटफ़ॉर्म का सेंटर ऑफ मास है, उसकी दूरी कितनी है? तो ये प्लेटफ़ॉर्म से यहाँ तक की दूरी तो हो गई अपना x, ठीक है? और ये सेंटर ऑफ मास से ये वाली जो दूरी है, ये किसके बराबर है? ये है अपना L/2 के बराबर। तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी आ गई? यानी कि x2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये अपना आ गया x प्लस L/2। कोई दिक्कत नहीं है। अब जब किसी समय t के ऊपर जब व्यक्ति चलकर दूसरे किनारे पर आ जाता है, तब सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ होगा? तो अभी भी सेम ही प्रोसेस हम लगाएँगे। ये अपना एक्सियम है, ये बराबर हो गया किसके बराबर? अपना m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m प्लस m। अब m की वैल्यू सबसे पहले पुट कीजिए यहाँ पर क्या है अपना, फिर अपना x1 और x2 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये अपना m कैपिटल M और नीचे m प्लस कैपिटल M। x1 की वैल्यू क्या है? x1 क्या है अपना, यहाँ पर देखिए ये वाली दूरी है ये तो अपनी है y, सॉरी यहाँ तक, ये यहाँ तक की जो दूरी है ये तो होगी अपनी y, ठीक है? ये दूरी है y और ये वाली जो दूरी कितनी है?
यही तो कोऑर्डिनेट आएगा ना इसका। इसका एक कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये वाली दूरी टोटल किसके बराबर होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर होगी। तो ये आप कहेंगे y प्लस एल, ये इसका x कोऑर्डिनेट है हमारे व्यक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 की वैल्यू आप जरा पुट कीजिएगा, ये किसके बराबर आ गया, y प्लस एल के बराबर आ गया। ठीक है, अब x2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, x2 की वैल्यू आ गई ये वाली जो टोटल लेंथ है इसके बराबर। ये किसके बराबर होगी, ये y प्लस एल बाई 2 के बराबर होगी, यही होगी ना। तो जरा रखिए इसको भी, ये मैंने रखा y प्लस एल बाई 2। ओके, अब देखिए सेंटर ऑफ मास की क्या लोकेशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, पहले जो लोकेशन थी वही है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल रख देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वल रखना है, तो यहाँ से मैंने उठाया और इसको मैंने इसके इक्वल रख दिया, ये रखा भाई। ठीक है, ये इक्वल रखा। तो अब जो कटता है उसको काटिए और उसके बाद सोल्व कीजिए। तो नीचे वाला m प्लस एम है, ये कट जाएगा दोनों साइड। ठीक है, और ये मैंने हटा दिया यहाँ से। अब इसको ब्रैकेट को सोल्व करके इसको सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा देखिए, एम वाई प्लस क्या आ जाएगा, एम एल प्लस कैपिटल एम वाई प्लस कैपिटल एम एल बाई 2, इधर क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स प्लस एम एल बाई 2। देखिए क्या कटता है क्या यहाँ, कुछ बिल्कुल कटेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एम एल बाई 2 और एम एल बाई 2 ये कटा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, और तो मुझे नहीं लग रहा करते हुए। तो नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, इन दोनों को उठा के बराबर के इधर वाली साइड ले आते हैं और फिर अपने पास क्या आएगा, देखिए एम एल है वो किसके बराबर आ जाएगा, इधर वाली साइड आएगा तो अपना क्या आ जाएगा, एम, ये आ जाएगा अपना एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस कैपिटल एम करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो आपके पास में आ जाएगा एम प्लस एम और साथ में एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से x माइनस वाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x माइनस वाई की वैल्यू अपना आ जाएगी एम एल अपॉन एम प्लस एम। ये x माइनस वाई है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें दर्शा रहा है कि हमारा प्लेटफॉर्म है वो आगे की तरफ कितना विस्थापित हुआ। तो प्लेटफॉर्म आगे की तरफ कितना विस्थापित हुआ, ये वाली जो दूरी d है, यही तो दिखा रहा है, दूरी d है वो किसके बराबर होगा, यहाँ से ये वाली जो टोटल लेंथ है ये तो अपनी आ गई x, ये देखिए ये टोटल जो लेंथ है ये कितनी है, ये x है। ठीक है, और ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, ये है अपनी y है। तो जो अपना x माइनस वाई है उतना ही तो विस्थापित हो रहा है, तो ये अपना x माइनस वाई है, वही तो जो अपना दूरी d को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी में अपने से क्वेश्चन में एक पूछा गया है कि हमारा व्यक्ति है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन से अगर ये यहाँ तक दूसरे किनारे तक आता है तो हमारे व्यक्ति का जो विस्थापन है वो किसके बराबर है। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा व्यक्ति है वो कितना विस्थापित हो रहा है, व्यक्ति की स्टार्टिंग स्थिति है वो है यहाँ पे। ठीक है, एंड स्थिति कितनी है, एंड स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे व्यक्ति ने कितना विस्थापन लिया, हमारे व्यक्ति ने लिया इतना विस्थापन। ठीक है, और ये वाली दूरी किसके बराबर है, ये वाली दूरी हम जानते हैं x माइनस वाई के बराबर है, x माइनस वाई के बराबर है ना। और x माइनस वाई की वैल्यू हमने भी निकाली, ये किसके बराबर है, x माइनस वाई की वैल्यू अपनों ने निकाली है एम एल अपॉन एम प्लस एम, ये ठीक है ना। तो ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर होगी, ये रेड वाली। तो काफ़ी आसान है, देखिए आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से देखिए, अगर आपको ये वाली जो लेंथ है वो दे रखी है, ठीक है, टोटल लेंथ क्या है वो हमें पता है, टोटल लेंथ है इसकी प्लेटफॉर्म की एल है, टोटल प्लेटफॉर्म की लेंथ एल है वो पता है। तो आपसे पूछा जाए ये वाली लेंथ है वो किसके बराबर होगी, तो किस तरह से निकालोगे, आप कहोगे कि ये वाली जो लेंथ है वो एक्स माइनस वाई है, तो ये वाली जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, इसको मैं मान लेता हूँ डी है, डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये होगी एल माइनस एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, एम एल अपॉन एम प्लस एम। जरा सोल्व कीजिए इसको क्या आएगा। और यहाँ पर भी देखिए एल में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये स्मॉल एम लो या कैपिटल एम लो जो भी लो आपको समझ में रहना चाहिए। तो यहाँ से एल कॉमन लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल प्लस एम एल माइनस एम एल अपॉन एम प्लस एम डी। तो ये डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी कैपिटल एम एल अपॉन एम प्लस एम। तो हमारा जो व्यक्ति है, व्यक्ति ने कितना विस्थापन लिया, इस व्यक्ति ने जो विस्थापन लिया वो किसके बराबर है, कैपिटल एम एल अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, तो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए है जो कि किसी घर्षण रहित सरफेस के ऊपर रखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो हमें दे रखा है कैपिटल एम है। ठीक है, और इस पर कोई एक गेंद है, गेंद का मास कितना है, स्मॉल एम है। ये गेंद क्या है, इसके बाएं हिस्से से मोशन करते हुए इसके दाएं हिस्से पर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो इस गति के कारण जो यहाँ पर जो मोशन हो रहा है उसके कारण यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट ए है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना विस्थापित होता है, ये हमें विस्थापन है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेगा। ठीक है, और इस लाइन से हम देखते हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट की यानी कि प्रारंभिक स्थिति क्या थी और बाद में स्थिति क्या है।
ठीक है? तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये वाला कोई पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट से स्टार्टिंग जो इसकी स्थिति है यानी कि दूरी है वो कितनी है? ये मान लेते हैं x है, ठीक है? और किसी समय पे जब इसमें t विस्थापन हो जाता है मोशन की वजह से तब इसका जो दूरी है इस सीधी लाइन से कितनी है? y है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब ज़रा मुझे बताइए जो अपनी ये बॉल है, बॉल की प्रारंभिक स्थिति कितनी है? यानी दूरी कितनी है? तो आप क्या कहेंगे ये वाली जो दूरी है ये अपनी हो जाएगी, देखिए ये वाली कितनी है? रेडियस r दे रखी है ना आपको इस आर्क की, तो रेडियस r दे रखी है तो ये r हो गई आपकी। तो ये वाली जो दूरी बचेगी ये कितनी हो जाएगी? ये होगी अपना x माइनस r, ठीक है? और इस समय पर जब ये दाईं तरफ अपनी इस नई स्थिति पर आ जाती है तब ये दूरी कितनी हो जाएगी? तब ये दूरी हो जाएगी अपना, ये हो गई अपना x प्लस r, सॉरी y प्लस r। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा। अब स्टार्टिंग के अंदर इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं अपना एक्स है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अपना m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस m2। अब जरा दोस्तों मुझे ये बताइए कि अपने दोनों जो मास है, जो ये स्मॉल m मास है और ये आपका जो कैपिटल M मास है, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होंगे? ठीक है? तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि जो स्मॉल m मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं न कहीं उस द्रव्यमान के केंद्र पर होगा। तो यानी कि जो अपना सेंटर ऑफ मास है जो स्मॉल m के लिए वो लगभग अपना x माइनस r के बराबर ही होगा। ठीक है? जबकि आपकी ये शेप जो A है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसका x कोऑर्डिनेट है वो तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। y कोऑर्डिनेट है उसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ सिर्फ़ अपना जो ये आकृति A है इसका x दिशा में जो विस्थापन हो रहा है सिर्फ़ वही तो अपने को बताना है। तो इसलिए हमें सिर्फ़ इसके जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट से ही अपना काम चल जाएगा। बताइए इसका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ होगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने देखा है कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके हम सिमेट्रिक पॉइंट देखते हैं और सिमेट्रिक पॉइंट की या फिर सिमेट्रिक लाइन के अकॉर्डिंग हम बताते हैं सेंटर ऑफ मास का है। तो मैं 2 लाइनें खींचता हूँ, एक लाइन मैंने ये खींची है फर्स्ट और एक लाइन मैं खींचता हूँ ये वाली सेकंड। आप बताइए दोनों में से कौन-सी लाइन के रिस्पेक्ट के अंदर हमारी ये आकृति है वो समान 2 भागों में डिवाइड होगी? तो आप कहेंगे जो फर्स्ट जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में होगी। तो निश्चित तौर पे सेंटर ऑफ मास है इसी लाइन पे कहीं न कहीं मौजूद होगा। तो यानी कि हमारा जो आकृति ए है, उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहीं न कहीं इसी लाइन पे मौजूद होगा। तो हमें यहाँ 2 चीज़ों की ज़रूरत थी। एक तो हमारा जो बॉडी है उसका मास कितना है, सेकंड उनके जो सेंटर ऑफ मास है उनकी हमने जो लाइन मानी है उससे दूरी कितनी है, वो दोनों ही आ गई। तो उनकी वैल्यू ही तो पुट करनी है और क्या करना है। तो देखिए अपना जो मास m1 है उसकी वैल्यू कितनी है, तो ये अपना हो गया स्मॉल m, ठीक है? और इसकी दूरी कितनी है, ये है हो गई अपनी x माइनस r प्लस अपना m2 है, m2 की वैल्यू कितनी है, ये अपना कैपिटल M आ गया और x2 की वैल्यू कितनी है, ये आ गई x अपॉन ये आ गया अपना m1 प्लस m2। ठीक है? अब किसी स्थिति के ऊपर जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपनी फर्स्ट स्थिति से मोशन करते हुए सेकंड पोजीशन पे चला जाता है, तो किसी समय t के ऊपर हमारा जो ये आकृति A है उसका विस्थापन कितना है? तो विस्थापित होने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास है वो बताइए कहाँ पर होगा? तो अब मान लेते हैं ये xcm है, ये किसके बराबर होगा? अब जरा वैल्यू पुट कीजिए अपना m1 और m2 x1 x2 की, तो ये अपना आ गया m1 की वैल्यू है m और यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 की वैल्यू अपना होगी y प्लस r होगी, ये y प्लस r हो गया, ठीक है? प्लस अब अपना m2 बताइए M2 की वैल्यू कितनी है? ये कैपिटल M के बराबर हो गया। कैपिटल M आ गया ना और अपना x2 की वैल्यू कितनी है? ये अपने हो गई y अपॉन अपना m1 प्लस m2 की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ भी पुट नहीं की, यहाँ भी पुट कीजिए ना। क्या आ गई? ये अपना आ गया m प्लस m और यहाँ भी आ गया m प्लस m। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब ज़रा दोस्तों मुझे ये बताइए कि यहाँ पूरे मोशन के अंदर किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स लग रहा है क्या? आप कहोगे कि सर यहाँ पर mg तो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स तो लग रहा है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर कौन-कौन से फ़ोर्स अगर अप्लाई हो रहे हैं उसकी अगर बात करो, तो ये हमारी गेंद है, इसमें मास m है, तो यहाँ पर mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? और उस mg के कंपोनेंट जब जो भी कुछ आएँगे, वो आ जाएँगे, ठीक है? अब एक नॉर्मल फ़ोर्स लगेगा, वो नॉर्मल फ़ोर्स कौन लगा रहा है? ये जो अपनी आकृति A है वो इस गेंद पर लगा रही है, वो कौन-सी डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना? किसी समय पर mg लग रहा है अपना इधर और नॉर्मल फ़ोर्स अब लग रहा है इधर, ठीक है? तो यहाँ पर जो फ़ोर्स जो लग रहा है यानी कि ये किस-किस के मध्य लग रहा है? ये अपना स्मॉल m मास और कैपिटल M मास के मध्य ही लग रहा है। इसके अलावा कोई एक्सटर्नल हमने अलग से कोई फ़ोर्स तो लगाया नहीं है। एक्सटर्नल फ़ोर्स नहीं लगाया ना, तो यहाँ पर एक्सटर्नल फ़ोर्स है वो अपना कितना है? 0 है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 आएगा। जब हमारी बॉल है वो यहाँ पर मौजूद थी, तो क्या हमारा सेंटर ऑफ मास है उसकी कोई वेलोसिटी थी? सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी नहीं क्योंकि ये अपनी जो आकृति पूरी है पूरा सिस्टम है वो क्या था? कांस्टेंट अवस्था में था, स्थिर अवस्था में था, ठीक है? तो यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन भी 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 है, तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो पोजीशन है, ठीक है? वो भी क्या है? कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है? नियत रहेगी। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास जब प्रारंभ में जहाँ मौजूद था, वहीं सेंटर ऑफ मास बाद में मौजूद रहेगा, ठीक है?
तो जरा मुझे बताइए पहले स्टार्टिंग में इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ था सिस्टम का? तो यहाँ पर जो कैपिटल मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है? जो स्मॉल एम मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों मास है, जो कैपिटल एम है और स्मॉल एम है, उनके मध्य ही तो होगा इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। तो दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इन दोनों के मध्य होगा, तो कहीं न कहीं यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना? जब गेंद अपनी स्थिति 1 से 2 पे चली जाती है, तो उस कंडीशन में इनके सेंटर ऑफ मास क्या होंगे? तो हमारा जो मास m है, उसका सेंटर ऑफ मास कहीं न कहीं यहाँ होगा। मैं देखिए एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ नीचे बना रहा हूँ, ठीक है? आप कन्फ्यूज़ मत होना कि मास m तो आपने ऊपर ले रखा है, उसका सेंटर ऑफ मास नीचे बना दिया। मैं सिर्फ़ आपको स्थिति बताने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो बॉल है, उसके 2 कोऑर्डिनेट आएँगे। एक तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ मास का और एक आएगा अपना सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो मैं सिर्फ़ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस सीध में आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जो एम मास है, कैपिटल एम मास है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वो यहाँ सिमेट्रिक पॉइंट पर यहाँ कहीं मौजूद होगा। तो इन दोनों का जो कंबाइंड जो सेंटर ऑफ मास यानी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वो कहीं न कहीं यहाँ पर मौजूद होगा, इन दोनों के मध्य में मौजूद होगा। तो अपना सेंटर ऑफ मास जो पहले जहाँ स्थिति पे था वहीं अब रहेगा, ठीक है? सेंटर ऑफ मास कहाँ था पहला? यहाँ पर, ठीक है? और अब कहाँ पर होगा? अभी भी यहाँ पर ही होगा, ठीक है? ये अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स है वो लग नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है इन दोनों को बराबर रखना है। बराबर रखोगे तो क्या आएगा अपने पास में? ये इन दोनों को बराबर रख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? ये बराबर रखा आप लोगों ने। तो अपने पास में क्या आया यहाँ से? देखिए जो कटता है उसको काट दीजिएगा। जो कटता है उसको काटेंगे तो सबसे पहले तो m प्लस m है, ये कटेगा। दोनों साइड m प्लस m कट गया। फिर ये वाला जो निशान है इसको हटाइएगा, ये हट गया। इसके अलावा भी इसको जरा सोल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ये अपना आ गया अपना m y प्लस r। तो इसको खोल के लिख देते हैं ना अपने। खोल के लिखेंगे तो अपना थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है अपना, ये अपना एम वाई प्लस एम आर प्लस कैपिटल एम वाई, ये बराबर हो गया स्मॉल एम एक्स माइनस स्मॉल एम आर प्लस कैपिटल एम एक्स। जो करता है वो काट दीजिएगा। क्या करता है? तो कुछ करते हुए तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो अपने क्या करेंगे, इस एम आर को इधर ले जाएंगे और बाकी इन दोनों क्वांटिटीज को राइट साइड में लेके जाएंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? 2mr इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यहाँ स्मॉल m कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई प्लस यहाँ कैपिटल M कॉमन लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? x माइनस वाई, ठीक है? तो यहाँ से और x माइनस वाई कॉमन लेंगे तो अपने पास आ गया m प्लस एम और ये साथ में आ गया x माइनस वाई। तो यहाँ से अपने पास में x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस वाई की वैल्यू अपने पास आ गई 2mr अपॉन m प्लस स्मॉल m, ठीक है? और हमें x माइनस वाई की ही तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है यहाँ पे? यहाँ पे x माइनस वाई के बराबर ही तो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ये आपका x स्टार्टिंग में यहाँ पे था, ठीक है? और फिर ये y हो गया अपना, ये डिस्प्लेसमेंट यही तो है, ठीक है ना? तो दोस्तों आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोबारा वीडियो बना के इसको फिर से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमारे पास में कोई दो इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं, जिनमें इंक्लाइन प्लेन के मास है वो हमें क्या दे रखे हैं? मास दे रखे हैं। इसका मास है कैपिटल एम है, दूसरा जो स्मॉल बॉक्स है उसका मास दे रखा है स्मॉल एम दे रखा है, ठीक है? और इंक्लाइन प्लेन का ये जो आधार है, बेस है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है एल, ठीक है? जब हमारा जो मास एम है जब स्टार्टिंग में इसके टॉप पर रखा था, टॉप से ये फिसलते हुए इसके बॉटम में आ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट लेता है, वो डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे इस प्रॉब्लम को? तो सेम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये सीधी लाइन खींच ली आपने, ठीक है ना? इस सीधी लाइन से देखते हैं कि हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन क्या थी। स्टार्टिंग में इसकी जो पोजीशन है ये मान लेते हैं ये वाली है जो एक्स है, ठीक है? किसी समय पर अपना जो इंक्लाइन प्लेन है वो विस्थापित हो जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो नई पोजीशन है इंक्लाइन प्लेन की ये मान लेते हैं अपना वाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों के सेंटर ऑफ मास कहाँ होंगे? तो सेंटर ऑफ मास हमारा जो स्मॉल एम मास है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, तो मान लेते हैं लगभग ये एक्स दूरी पर है, क्योंकि अपना जो बॉक्स है वो काफी छोटा है साइज के अंदर, ठीक है? अब जरा मुझे ये बताइए जो अपना इंक्लाइन प्लेन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो इंक्लाइन प्लेन है उसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं इधर वाली जो लाइन है उससे ये दूरी है सेंटर ऑफ मास की वो है डी, ठीक है? ये डी दूरी पर है ये सेंटर ऑफ मास की। तो ज़रा मुझे बताइए कि क्या यहाँ किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। जो भी फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के मध्य का इंटरनल फोर्स ही है। कैसे? देखिए mg है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से mg के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट अपना जो इंक्लाइन प्लेन पे लगेगा और एक ऊपर की तरफ लगेगा। आपको कंपोनेंट निकालने आते हैं, और इंक्लाइन प्लेन है वो कौन सा फोर्स लगाएगा? वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो जो भी यहाँ फोर्स जो लग रहा है वो क्या है? दोनों के मध्य का इंटरनल फोर्स है। किसी भी तरह का यहाँ एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। स्टार्टिंग के अंदर जब हमारा जो स्मॉल एम जो मास का ब्लॉक है उसने फिसलना ही शुरू किया था, तो उस समय क्या हमारा जो सिस्टम है ये उसका सेंटर ऑफ मास का कोई वेलोसिटी थी? सेंटर ऑफ मास की कोई भी वेलोसिटी उस वक्त नहीं थी, नहीं थी ना। तो उस वजह से आप क्या कहोगे कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है जो स्टार्टिंग में थी वही बाद में रहेगी, पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अब जरा मुझे बताइए इसकी स्टार्टिंग पोजीशन सेंटर ऑफ मास की क्या है?
अभी कैलकुलेट कर लेते हैं किस तरह से। क्या फॉर्मूला था आप लोगों ने अभी स्टडी किया, एक्स सी एम है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 की वैल्यू क्या है, ये स्मॉल m है, x1 क्या है, x1 अपना ये x हो गया। ठीक है, m2 क्या है, ये कैपिटल M हो गया, और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, यहाँ से लेकर ये टोटल जो लेंथ है। ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ आ गई ना अपना, क्योंकि सेंटर मास से यही दूरी तो है, तो ये किसके बराबर आ गई, ये आ गई अपना x प्लस डी के बराबर आ गई। ठीक है, तो नीचे अपना m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास आ गया m प्लस m। ठीक है, अब जब हमारा ब्लॉक वो फिसल कर नीचे आ जाता है तो अपना सेंटर ऑफ मास है वो क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा अपना m। अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हो गई अपना y प्लस एल हो गया ना, नई पोजीशन क्या है y प्लस एल, प्लस m2 क्या है, m2 अपना कैपिटल M है, x2 क्या हो जाएगा, x2 अभी भी देखिए ये दूरी कितनी है, d है ना, d ही है, तो ये हो जाएगा y प्लस डी, नीचे क्या आ जाएगा m प्लस m। अब जरा मुझे ये बताइए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज होगी नहीं, जो प्रारंभ में सेंटर ऑफ मास था वही बाद में रहेगा। तो देखिए स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ था, तो यहाँ पर स्मॉल m मास है, उसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे मौजूद होगा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का सेंटर ऑफ मास वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए, इन दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो दोनों के मध्य कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ पर मौजूद होगा ना, ये मान लेते हैं कंबाइंड का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब जब हमारा जो ब्लॉक है वो फिसल के नीचे आ जाता है तो इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास होगा अपना यहाँ पे। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इंक्लाइन प्लेन का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। दोनों के कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, दोनों के कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर कहीं मौजूद होगा। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो प्रारंभ में जो पोजीशन थी वो ही बाद में रहेगी, उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को बराबर रखिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई अपना बराबर। जो कटता है उसको काट देते हैं, काटिए जरा, क्या आ जाएगा, ये वाला m प्लस एम है ये इधर कटेगा, इधर भी कटेगा, इसके अलावा इस लाइन को हटा दीजिए, ये वाली लाइन भी हट जाएगी, बाकी जो भी है उसको सोल्व करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा अपना, जरा देखिए, इसको भी मिटा दो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना आपको। इसको थोड़ा खोल के लिखेंगे तो अपने पास में आ गया एम वाई प्लस एम एल प्लस कैपिटल एम वाई प्लस कैपिटल एम डी, ये बराबर आ गया एम एक्स प्लस कैपिटल एम एक्स प्लस एम डी। जो करता है बोथ साइड उसको काटिए जरा, क्या क्या करता है, एक तो देखिए यहाँ से ये एम डी है और ये एम डी कट गया आपस में, तो मिटा दीजिए उसको। ठीक है, हटा दिया। अब और तो कुछ मुझे करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो अपने क्या करते हैं, बाकी संख्याओं को इधर ले आते हैं, दूसरी साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एम एल तो यहीं रखेंगे, बाकी इधर लेके आएंगे तो एम एक्स माइनस वाई प्लस कैपिटल एम एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में आ गया एम प्लस एम एक्स माइनस वाई, तो हमें एक्स माइनस वाई की ही वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है, क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा स्मॉल एम एल अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, ये तो अपने को दूरी, सॉरी यही तो अपने को बताना था कि जो अपना इंक्लाइन प्लेन है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना विस्थापित हो रहा है। तो प्रारंभिक स्थिति से कितना विस्थापित हो रहा है, ये अपना हो गया, प्रारंभिक स्थिति है ये वाली। ठीक है, डायग्राम सही बन जाए ना तो आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। और ये वाली वाई दूरी है, दोनों के मध्य का ये जो विस्थापन है एक्स माइनस वाई, यही तो है अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, किसी भी बच्चे को कोई भी तरह का डाउट हो आप पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि कोई एक बलून है जिसका मास है कैपिटल एम, और उस बलून के कोई एक रस्सी लटक रही है जिसकी लंबाई एल दे रखी है, जिस रस्सी के ऊपर कोई एक बंदर है वो लटक रहा है और बंदर का द्रव्यमान है वो आपको दे रखा है स्मॉल एम। ठीक है, अब क्या होता है कि बंदर है वो इस रस्सी पर चलते हुए एकदम बलून के इस किनारे तक आ जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो बलून है वो नीचे कितनी तरफ विस्थापित होता है, उस बलून का विस्थापन है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ सिस्टम पर क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, नहीं लग रहा। यहाँ पर बंदर है वो रस्सी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, जिसकी वजह से क्या है कि बंदर ऊपर की तरफ चढ़ेगा और बलून है वो नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो सिस्टम में इंटरनल फोर्स है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है उसका जो एसिलेशन होगा, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एसिलेशन भी जीरो आएगा। स्टार्टिंग में जब हमारा बंदर है उसने चलना शुरू नहीं किया है तो उस समय हमारा जो ये सिस्टम है उसके जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेलोसिटी भी जीरो है, तो हमारा इस ये जो निकाय है, निकाय का जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि जो आर सी एम है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था वहीं बाद में रहेगा, तो स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मान लेते हैं हमारा जो बलून है, बलून का सेंटर ऑफ मास कहाँ मौजूद है, बलून का सेंटर ऑफ मास कहाँ, यही मौजूद है। ठीक है, हमारा जो बंदर है, बंदर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बंदर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो निकाय बन रहा है इस निकाय का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास इन दोनों का कहीं इन दोनों के मध्य होगा, मान लेते हैं कहीं इस बिंदु पर है। ठीक है ना, ये हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब जब बंदर है वो चलकर इस गुब्बारे के मुहाने तक आ जाता है तो उस कंडीशन में जो बंदर है, बंदर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बंदर का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर।
ठीक है? हमारा बलून है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बलून का सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर। तो अब जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? सेंटर ऑफ मास बिल्कुल वहीं रहेगा जहाँ पर पहले था, उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी। कहाँ पर आएगा इसका सेंटर ऑफ मास नया? ये आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो ज़रा मुझे ये बताइए, गुब्बारे का जो पहले की स्थिति से अब नई स्थिति पे जो आया है, तो गुब्बारे में विस्थापन कितना है, वो विस्थापन हमें बताना है। तो पहले अपना गुब्बारा था वो यहाँ पर मौजूद था, ठीक है ना? यहाँ पे मौजूद था। अब जब नई पोजीशन में आता है तो ये इसका गुब्बारे का मुहाना है वो यहाँ पर है, तो गुब्बारे ने विस्थापन कितना लिया? इतना लिया विस्थापन, ठीक है? यानी कि ये d दूरी है वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये d दूरी की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक सीखी है। वो ट्रिक क्या थी? हमें सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है। सीधी लाइन कहाँ खींचे? देखिए, जब पहले हम x डायरेक्शन में विस्थापन देख रहे थे तो हम लाइन y डायरेक्शन में खींच रहे थे। अब विस्थापन y डायरेक्शन में आ रहा है तो हम x डायरेक्शन में एक लाइन खींचेंगे। ये x डायरेक्शन में लाइन खींच दी। अब जरा मुझे बताइए कि बंदर है, बंदर की उसकी प्रारंभिक जो स्थिति है वो क्या थी? बंदर की प्रारंभिक स्थिति मान लेते हैं ये है y1, ठीक है? अब बंदर जब नई पोजीशन पर आ जाता है यानी मुहाने तक आ जाता है तो इसकी नई जो पोजीशन है वो स्थिति नई कितनी है? ये मैं मान लेता हूँ y2 से डिनोट करते हैं, ठीक है? अब जरा मुझे ये बताइए, गुब्बारे के इस मुहाने से जो अपना गुब्बारा है उसका सेंटर ऑफ मास है वो कितनी दूरी पर मौजूद है? इसका सेंटर ऑफ मास की ये वाली जो दूरी है ये मैं मान लेता हूँ कितनी? ये मान लेते हैं अपना, गुब्बारा है तो LG से डिनोट कर देते हैं इसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी ये वाली जो दूरी है वो किसके बराबर आ जाएगी? आपकी LG से ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है? अब मुझे ये बताइए, हम अपनी जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें सेंटर ऑफ मास क्या आता है सिस्टम का? तो आप बताइएंगे YCM है वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा अपना, क्या इसके बराबर आ जाएगा? Y1 M1 प्लस Y2 M2 अपॉन M1 प्लस M2। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये Y1 यही Y1 है, ठीक है? ये अपना फॉर्मूले में जो Y1 रखते हैं वो Y1 है, ठीक है ना? इसलिए चलो मैं Y1 डेस लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। Y1 डेस M1 प्लस Y2 डेस M2, ठीक है? तो जरा इनकी वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा YCM इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Y1 डेस इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जो मंकी है, मंकी की कितनी दूरी है? ये आ गई Y1 और ये अपना आ गया M प्लस Y2 डेस कितना है? Y2 डेस है ये यहाँ से लेकर ये टोटल जो दूरी है, यानी कि जो बलून है, बलून का सेंटर मास से दूरी, तो ये आ गया Y1 प्लस L प्लस LG अपॉन क्या आ जाएगा? M प्लस M, ठीक है? इसी प्रकार से जब बलून है अपनी नई स्थिति पर आ जाएगा तो उस कंडीशन पर सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अपना सेंटर ऑफ मास YCM रह जाएगा अपना। Y1 देखिए अपना मंकी है, मंकी का मास कितना है? M, और मंकी के मास की इस लाइन से दूरी कितनी है? ये अपनी है Y2 प्लस अपना बलून का मास है M, और बलून का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी यहाँ इस लाइन से दूरी कितनी है? ये अपना हो जाएगा Y2 प्लस LG के बराबर हो जाएगा। तो जरा पुट कीजिएगा अपॉन M प्लस M, ठीक है ना? अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो तो चेंज होगी नहीं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो प्रारंभ में जो सेंटर ऑफ मास और अंत में जो भी जो सेंटर ऑफ मास हो रहा है उसको इक्वल रखेंगे। तो जब यहाँ दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या जाएगा अपने पास में? इसको उठा के वहां बराबर रखिए इसके, ये लीजिए यहाँ दोनों को हमने बराबर कर दिया, ये बराबर किया अपनों ने, तो अपने पास में आ जाएगा, ठीक है? तो ये बराबर कीजिए, और जो दोनों साइड कटता है उसको काट देते हैं, ये कटता है अपने काट देते हैं, जो बाकी का बचा है उसको अच्छे से अपने डिटेल में लिखते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा? अपने पास में आ जाएगा MY2 प्लस कैपिटल MY2 प्लस MLG, इधर क्या आ जाएगा? Y1M प्लस MY1 प्लस ML प्लस MLG। तो दोनों साइड जो कटता है उसको काट दीजिएगा। तो क्या क्या कट रहा है? एक तो ये वाली टर्म कट रही है, इसको हटा देते हैं, बाकी को लिखेंगे, ठीक है? बाकी क्या है अपना? बाकी यहाँ पर देखिए जैसे ml है उसके अलावा जो भी क्वांटिटी है उसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? अपने पास में आ जाएगा, देखिए यहाँ पे m y2 माइनस y1 प्लस कैपिटल M y2 माइनस y1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कैपिटल ML। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे? m प्लस m, साथ में क्या आएगा? y2 माइनस y1 इक्वल्स टू ML। तो यहाँ से इसको थोड़ा और डिटेल में लिखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, ठीक है? ये हाँ ये आ गया ML अपॉन M प्लस M, ठीक है ना? तो अब जरा मुझे ये बताइए, बलून की जो प्रारंभ में जो दूरी थी और बाद में जो दूरी है यानी कि विस्थापित कितना हुआ है? तो बलून कितना विस्थापित हुआ है? बलून पहले अपना था यहाँ पर, ठीक है? बलून पहले यहाँ पे था, बाद में अब यहाँ पर है, तो टोटल जो विस्थापन आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना बलून का विस्थापन। तो ये वाला विस्थापन किसके बराबर होगा? जरा बताओ मुझे।
तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ से ग्राउंड से इसकी स्टार्टिंग में टोटल हाइट कितनी है? आप कहोगे ये टोटल जो हाइट है ये किसके बराबर है? ये अपनी बराबर आ गई कितना? ये वाली जो L प्लस वाई वन, और बाद में ये वाली जो हाइट है ये किसके बराबर है? ये अपना y2 के। तो दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? तो देखिए मैंने सही लिखा ना, L प्लस वाई वन माइनस y2, ये किसके बराबर आ गया? जो टोटल अपना जो बलून है वो नीचे की तरफ विस्थापित हुआ है उसके बराबर। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? L प्लस वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा? L माइनस ऑफ वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है ना? तो अब यहाँ से इधर वाली तरफ से वाई टू माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है? ये है कैपिटल एम एल अपॉन एम प्लस एल। तो यहाँ पर जरा वैल्यू पुट कीजिएगा, एल माइनस क्या आ जाएगा? कैपिटल एम एल अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ पर हमारा जो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई एम प्लस एम एल माइनस एम एल अपॉन एम प्लस एम। तो यहाँ पर जो टोटल विस्थापन डी है ये बराबर आ गया स्मॉल एम एल अपॉन एम प्लस एम। ठीक है ना? तो ये बलून है, ये नीचे की तरफ कितना विस्थापित हुआ, ये अपने पास में आ गया। हमने कुछ नहीं किया, जो बलून है बलून की यहाँ से लेकर ये टोटल दूरी ये वाली निकाली, ठीक है, स्टार्टिंग में। फिर बलून की यहाँ से लेकर ये वाली जो टोटल दूरी ये निकाली, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो निकाला। ठीक है, वही तो होगा अपना। ओके, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई भी तरह का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि कोई एक एम मास का कोई व्यक्ति है, ये खड़ा है किसके ऊपर? एक घर्षण रहित प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, अब व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म के सापेक्ष v चाल से चले। व्यक्ति है वो प्लेटफॉर्म के सापेक्ष यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू जो प्लेटफॉर्म का मास कितना है? कैपिटल एम है। तो मैन रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है वो किसके बराबर है? v के बराबर है। तो लकड़ी के प्लेटफॉर्म की धरातल के सापेक्ष है चाल क्या होगी? हमें कैलकुलेट करना है जो अपना प्लेटफॉर्म है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर जो वेलोसिटी क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों यहाँ हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है? हमें दे रखा है मेन की प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, और हमें कैलकुलेट करना है जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पुराना जो पढ़ा हुआ है वो याद आ जाए। तो देखिए वहाँ हमने स्टडी किया था कि कोई भी व्यक्ति है जो कि ऑब्जर्वर है यानी कि ग्राउंड है, ठीक है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है? यहाँ पर दो मास है अपना, एक तो स्मॉल एम मास है और एक आपका ये प्लेटफॉर्म है जिसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट के अंदर अपना जो स्मॉल एम मास की वेलोसिटी है वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है v दे रखी है, जिसको मैं डिनोट करता हूँ वी एम एम से डिनोट करता हूँ। ठीक है, और अब जो ग्राउंड पे खड़ा व्यक्ति है वो क्या देखता है? वो देखता है कि हमारा जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट के अंदर जो स्मॉल एम मास है उसकी वेलोसिटी क्या है, यानी कि स्मॉल एम मास की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वी एम जी। इसी प्रकार से जो कैपिटल एम मास है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? तो कैपिटल एम मास है उसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो वेक्टर का ट्रायंगुलर लॉ लग रहा है। ट्रायंगुलर लॉ से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो समान दिशा में जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है जो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है उसको। तो यहाँ से समान डायरेक्शन में कौन-कौन सी है? समान डायरेक्शन में देखिए पहले ये वेक्टर जा रहा है, यहाँ से ये वेक्टर जा रहा है इधर वाली तरफ, फिर ये वेक्टर जा रहा है इधर वाली तरफ। तो यानी कि ये दोनों वेक्टर है वो समान डायरेक्शन में। तो आप क्या कहोगे? VMG वेक्टर है प्लस VMM वेक्टर, ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा अपना VMG वेक्टर। ठीक है ना? तो यहाँ से ये रिलेशन आपको याद रहेगा। ये आपका रिलेशन हो गया फर्स्ट में। फिर से नोट कर देता हूँ कि अपना जो मेन है, मेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर आएगी? ये बराबर आएगी अपना जो प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी प्लस अपना जो मेन है उसकी प्लेटफ़ॉर्म के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी उसके बराबर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी हो तो रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड अपने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है? अब जरा फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्लेटफॉर्म पर स्टार्टिंग में व्यक्ति है वो विरामावस्था में खड़ा है, ठीक है, और फिर इस पर वी वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करता है। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या यहाँ पर सिस्टम पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा व्यक्ति शुरुआत में विरामावस्था में है। विरामावस्था से क्या करेगा? हमारा व्यक्ति है वो आगे की तरफ किसी वी वेलोसिटी के साथ चलना शुरू करेगा या दौड़ना शुरू करेगा। जब दौड़ना शुरू करेगा तो ये अपने पैर से एक फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ये पीछे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर जो भी फोर्स लग रहा है वो सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। तो आप क्या कहेंगे? सिस्टम पर किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो नहीं लग रहा। जब सिस्टम पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 के बराबर रहेगा।
ठीक है? अब जब हमारा व्यक्ति है, उसने शुरुआत में दौड़ना शुरू नहीं किया था, तो हमारा ये दोनों का जो ये निकाय बन रहा है, इस निकाय का जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी वेलोसिटी क्या थी? तो आप कहेंगे जब हमारा सिस्टम पूरा ही का पूरा स्थिर है, तो हमारा जो सिस्टम है, उसका जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है, उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 थी। अब जब दौड़ना शुरू कर देगा, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा स्मॉल एम मास है, वो किसी वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है और कैपिटल एम मास है, वो इधर जा रहा है। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो सेंटर ऑफ मास आएगा, ये जो निकाय का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, उसकी वेलोसिटी अब भी 0 रहेगी। ठीक है? यानी कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब ज़रा मुझे ये बताइए कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किसके बराबर होता है? तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे फॉर्मूले हमने पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये बराबर? ये बराबर होता है अपना m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से आप क्या कहोगे कि अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये तो 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है तो ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पर m1 m2 है, ये तो बराबर में इधर 0 में चला जाएगा, तो आपके पास में लास्ट में क्या बचेगा? आपके पास बचेगा m1 m2 इक्वल्स टू 0, यही बचेगा ना? तो ज़रा m1 है ये किसके m1 क्या शो कर रहा है? m1 शो कर रहा है अपना व्यक्ति का मास है उसको शो कर रहा है। v1 उस व्यक्ति की वेलोसिटी शो कर रहा है, यानी कि vmg को शो कर रहा है। ठीक है? प्लस m2 क्या शो कर रहा है? m2 शो कर रहा है हमारा प्लेटफ़ॉर्म है उसके मास को। ठीक है? और फिर यहाँ पर ये जो v2 है ये क्या शो कर रहा है? ये प्लेटफ़ॉर्म की वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी कि vmg को शो कर रहा है। ठीक है ना? इक्वल्स टू 0। दोस्तों ऊपर से vmg की वैल्यू पुट कीजिए क्या आता है? यहाँ से vmg की वैल्यू पुट कीजिए तो अपने पास में आ जाएगा m vmg प्लस vmm, ठीक है? प्लस कैपिटल M vmg। आपको वेक्टर लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ये बराबर किसके आ गया? ये सारी वैल्यू आ गई 0 के बराबर। तो अब जो कॉमन आता है उसको पहले कॉमन लीजिए, फिर इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से vmg है वो कॉमन आएगा और क्या आ जाएगा अपना m प्लस m, और ये साथ में क्या आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ vmm वेक्टर, और ये अपना साथ में मास क्या आ रहा है? ये मास आ रहा है स्मॉल m। ठीक है? इसको थोड़ा और अपने सोल्व करके लिखेंगे तो vmg है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ, ये आ जाएगा m अपॉन m प्लस m, और साथ में क्या आ जाएगा? vmm। अब vmm क्या है? हमारा मेन है, उसकी प्लेटफ़ॉर्म के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, ये अपने को क्वेश्चन में v दे रखी है। यहाँ पर अपने को नेगेटिव साइन दे रखा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो अपोज़िट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, किसके? अपना जो मेन के, यानी कि अगर मेन जा रहा है इधर वाली तरफ, तो प्लेटफ़ॉर्म जाएगा इधर वाली तरफ, इसी वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है ना? तो फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कभी और वीडियो इस पर बनाकर इसको फिर से अपने समझ सकते हैं।